हेलो लिस्टर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सभी भाइयों और उनकी बहनों को बहुत बहुत सलाम। आज बड़ा ही हिस्टोरिक दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाते हुए और बड़ी दिल से मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो गाइज सबसे पहले तो बताता चलूँ कि दिस इज़ अ ट्रिब्यूट वीडियो टू नन अदर देन द वन एंड ओनली ओवरनाइट सेंसेशन ऑफ पाकिस्तान, अरशद नदीम। रिमेंबर द नेम गाइज। हमारे हीरो हैं ये। इनके लिए, इनकी तारीफ में मैं अल्फाज कहाँ से लाऊं? मेरे पास लिटरली वर्ड्स नहीं है। मैं इनको सेंसेशन बोलूं, मैं इनको हीरो बोलूं, मैं इनको रिकॉर्ड ब्रेकर बोलूं, मैं इनको नेशनल ट्रेजर बोलूं, कुछ भी बोल लूं, मैं उनकी अचीवमेंट के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी उन्होंने अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए की है और इतना उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो गाइज, अरशद नदीम ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह मजमूई तौर पर पाकिस्तान का 4th गोल्ड मेडल है in our entire history. But the significance of this gold medal is that this is the first time that we've won a gold medal in an individual event. पिछले तीनों गोल्ड मेडल्स हम हॉकी में जीते थे, विच वॉज अ टीम इवेंट। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ये हमारा पहला गोल्ड मेडल है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती गाइस। द स्पेशल पार्ट अबाउट दिस गोल्ड मेडल इज कि ये ओलंपिक रिकॉर्ड है। और गाइस, ये कहने में तो छोटी सी चीज शायद आपको लग रही हो, आसानी से मैंने बोल दिया ओलंपिक रिकॉर्ड, बट लेट दिस सिंक इन। 128 साला तारीख है ओलंपिक्स की और उसमें किसी भी एथलीट ने कभी भी जेवलिन को इतना दूर नहीं फेंका जितना अरशद नदीम ने फेंक दिया। 92.7 मीटर्स। गाइस, दिस इज रिमार्केबल। सिर्फ रिकॉर्ड बनाया नहीं है, he has literally smashed the previous record or he has stunned the entire fraternity. अरशद भाई, मेरे पास आपकी तारीफ के लिए मजीद अल्फाज नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर मिलनी चाहिए। आप हमारे हीरो हैं। आपने पूरी दुनिया के अंदर हमें प्राउड कर दिया। साथ ही साथ गाइस, मैं इस टाइम के ऊपर नीरज चोपड़ा और उनके तमाम तर फैंस को भी बहुत बहुत मुबारक दूंगा। व्हाट अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन ही इज। और इतना अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन है नीरज और अरशद के बीच में। इतनी एक मजे की स्पोर्टिंग राइवलरी है कि एक दूसरे को देख के ये अपने आप को पुश करते हैं। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि अगर नीरज ना होते तो अरशद भी शायद ये रिकॉर्ड कभी बना ना सकते। एक दूसरे के साथ लग के इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है कि बोथ ऑफ देम आर माशाल्लाह लिविंग लेजेंड्स नाउ। तो equal congratulations to both. Both are extremely talented, both are sensations for their country and both are a matter of pride for their respective countries. तो गाइज, इसके साथ साथ आज मैंने आपको बताया कि मैं बहुत दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगा। ये स्टोरी बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर की है, मेरे नाना की। और आज जब अरशद नदीम ने ये अचीवमेंट की है, उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, तो मुझे मेरे नाना की बहुत सी बातें जो हैं बहुत बहुत याद आई हैं, बहुत मिस किया है मैंने उन्हें। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी मैं वो स्टोरीज शेयर करूं। बट कभी आप मेरे नाना को मिले नहीं हैं और हाल ही में कुछ साल पहले उनकी वफात भी हो गई है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल से उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करूं, आपको बताऊं कि वो एक्चुअली इंसान किस टाइप के थे, मंजर कशी करूं, ताकि ऑल दिस स्टोरी एंड ऑल दिस रेलेवेंस बिटवीन माय ग्रैंडफादर्स फिलॉसफी एंड अरशद नदीम्स गोल्ड मेडल मेक्स सेंस टू यू। तो गाइस, शुरू करते हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर थे बेसिकली ब्रिटिश दौर में वो पैदा हुए, जब अभी पाकिस्तान इंडिया की सेपरेशन नहीं हुई थी। और उस ज़माने में वो एक पढ़े लिखे इंसान थे जो कि बड़ा कम था उस टाइम रुझान नहीं था पढ़ने का। तो जो पढ़ा लिखा बंदा होता था, वो उसका जो विजन होता था, जो उसकी सोच होती थी, वो अपने साथ वालों से बहुत मुख्तलिफ होती थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि माई ग्रैंडफादर वॉज वे अहेड ऑफ दैट टाइम। वो उनकी सोच, उनका सोचने का अंदाज, उनकी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी अपने साथ के लोगों से। और बड़ी लंबी उन्होंने माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारी, बड़ी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारी। 90 ईयर्स की एज में उनकी वफात हुई। और एक नेचुरल डेथ थी जो कि बूढ़े होके लोग जो हैं वो चले जाते हैं।
पूरी 90 ईयर्स के दौरान उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, उन्होंने बड़ी मज़े से खा पी के हंस खेल के अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वो बंदे किस किस्म के थे जी, उनकी ना पर्सनालिटी को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो किस किस्म के इंसान थे और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो बड़े ही ना सिंपल और सादा तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। उनके लिए ना ज़िंदगी में खुशी जो है वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से उनको मिलती थी। उनके लिए पैसा वॉज द लास्ट प्रायोरिटी। पैसे के बारे में मेरे ग्रैंडफादर बोला करते थे कि इतना ही होना चाहिए कि मैं अच्छी रोटी खा सकूं, इससे ज़्यादा पैसे जो है ना वो तंग करते हैं। और उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया। देखें ये बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग इस तरह के नहीं हैं। हम लोग कहते हैं चलो जितना पैसा इकट्ठा कर सकें उतना ही कम है, 60 साल तक नौकरी करो, उसके बाद एक्सटेंशन मिल जाए तो वो भी ले लो, मतलब आन दो। मेरे नाना वॉज डिफरेंट। उन्होंने बड़ी यंग एज में रिटायरमेंट ले ली। गवर्नमेंट में नौकरी करते थे वो लोग वो उस टाइम पे। पर जैसे ही मेरे मामू जो हैं उनको उनकी फर्स्ट जॉब मिली, मेरे नाना ने कहा भाई दैट्स इनफ, मैंने बहुत मेहनत कर ली है, आप लोगों को आपके पाँव पे खड़ा कर दिया है, अब मेरा रेस्ट करने का टाइम है। ही टुक अ बैक सीट, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि मतलब उनके लिए पैसा जो है ना दैट वाज नॉट द प्रायोरिटी। कभी उन्होंने कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं रखी, कभी उन्होंने गाड़ी नहीं रखी अपनी लाइफ के अंदर। और एक हेल्दी और सिंपल लाइफस्टाइल था। जल्दी सोना, टाइम से सुबह सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठना, पांचों नमाजें पढ़नी, कभी झूठ नहीं बोलना। अब ये सिंपल चीज़ें हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग दिन में कई झूठ बोलते हैं। मैंने अपने नाना को अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल में कभी झूठ नहीं बोलते देखा, कभी नमाज कज़ा करते हुए भी नहीं देखा। और हमारा मज़हब भी हमें ये चीज़ सिखाता है कि अगर आप झूठ ना बोले आप 100 तरह की बुराइयों से बच जाते हैं। तो दैट वॉज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर मी कि मैंने अपने नाना को देखा है कि उन्होंने वो किस तरह मतलब सादा तरीके से अपनी ज़िंदगी सच बोल के सीधे लाइन पे चल के गुजारते थे। कोई पॉम्पोस लाइफस्टाइल नहीं था। सुबह उठी, नमाज पढ़ी, BBC रेडियो पे सुना, उसके बाद अपनी ज़मीनों की तरफ निकल गए, 5-10 किलोमीटर वॉक की, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज की, वापस आए थके हुए, फिर अखबार लेके आए, अखबार पढ़ी, लंच किया, फिर नमाज पढ़ी, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर जो है ना असर के बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठते थे, मगरिब पे वापस आ जाते थे और उसके बाद वो सोने की तैयारी और इशा पढ़ के वो सो जाते थे। तो ये उनका बड़ा सिंपल सा लाइफस्टाइल था जो कि उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। मेरी नानी की वफ़ात अनफॉर्चुनेटली बड़ी यंग एज में शुगर के मर्ज़ की वजह से हो गई थी। तो वो अकेले ही रहते थे। उन्होंने अपना घर बार गांव में नहीं छोड़ा, वो किसी बच्चे के पास शिफ्ट नहीं हुए, वो अकेले रहते थे। अपना पूरा घर क्लीनिंग, वॉशिंग, डिश वॉशिंग, कुकिंग, हर चीज़ वो खुद किया करते थे। तो देखें ऐसा बंदा जो है ना वो वैसे ही आपको कम मिलेगा जो कि पैसों और बड़े पॉम्पोस लाइफस्टाइल के बजाय जो है ना सुकून और सादगी प्रेफर करे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो एनिमल लवर थे। अब एनिमल लवर की मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। देखें गांव में बच्चे जो है ना वो शरारत करते हैं, ऐसे ही गुजरते गुजरते स्ट्रे डॉग्स को पत्थर मार दिया, जख्मी कर दिया और फिर उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, वो कुत्ते बेचारे ना चल सकते हैं और एंड पे मर जाते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो इन स्ट्रे डॉग्स का इलाज किया करते थे। मैंने आपको बताया गाड़ी उनके पास होती नहीं थी, वो साइकिल पे 20 किलोमीटर साइकिल चला के शहर जाते थे, वहां से दवाइयाँ लाते थे और दवाइयाँ ला के फिर उन स्ट्रे डॉग्स को पट्टी किया करते थे, दवाई लगाया करते थे अपने रिस्क पे। अब देखें आवारा कुत्ता है वो काट भी सकता है लेकिन अपने रिस्क पे उनकी मरहम पट्टी करते थे। और फिर फिक्र इस कदर होती थी कि 2 दिन से ज्यादा गांव से बाहर नहीं रहते थे। हमें मिलने आते थे तो 2 से 3 दिन में वो वापस जाते थे कि भाई उस कुत्ते का पता नहीं क्या हशर होगा, उसका जख्म दोबारा से ना हरा हो गया हो। इतनी फिक्र होती थी जानवरों की। इसी तरह मुझे परिंदों का याद है कि उन्होंने ना अपने हमारे घर के अंदर परिंदों का हर वक्त झमघट्टा लगा रहता था। नॉर्मल परिंदे, चिड़ियाँ, कौवे, मैना वगैरह। और जाहिर है जब परिंदे इतने आते थे तो फिर वो वहाँ पे बिठे भी करते थे। और मेरे नाना क्योंकि अकेले रहते थे, उनके पास इतनी हेल्प भी नहीं होती थी, उनको खुद ही साफ भी करना पड़ता था। तो उस परिंदों के झमघटे की वजह ये थी कि वो उनको दाने डालते थे और पानी रखा हुआ होता था हर टाइम उन्होंने बाउल में। तो हम अक्सर पूछते थे कि नाना अबू आप क्यों ये मुसीबत आपने डाली हुई है और ये गंद पड़ जाता है यहाँ पे, तो क्यों रखते हैं? तो वो कहते थे कि बेटा गर्मी इतनी ज़्यादा है, परिंदों को पानी चाहिए होता है और कोई बंदा उनको पानी नहीं देगा तो किस तरह गुजारा होगा, तो मैं उनको पानी देता हूँ, अगर गंद डालते हैं तो खैर है। अब आप ये देखें ये कितनी बड़ी नेकी है और ये कितनी कैसी ये सोच है। हम लोगों को ये सोच नहीं आती। वी जस्ट केयर अबाउट आवरसेल्व्स।
बट ही केयर्ड अबाउट एनिमल्स, ही केयर्ड अबाउट प्लांट्स, नेचर लवर थे वो। हमारा जो हमारी ज़मीनों में हमारा डेरा था ना, उस मेरा ख्याल है पूरे ज़िले के अंदर इतना ग्रीन डेरा किसी और का नहीं होगा। इतनी वो उनको ग्रीनरी पसंद थी। तकरीबन 100 से ज़्यादा सफ़ेदे उन्होंने हमारे जस्ट डेरे के इर्द गिर्द लगाए हुए थे। तो आप कभी जाएं तो आपको दरख्त ही नज़र आते थे, डेरा अंदर नज़र नहीं आता था। इतनी प्लांटेशन उन्होंने की थी, इतने वो नेचर लवर थे। इसके अलावा फेमिनिस्ट थे। अब देखें आप, आज से 30 साल पहले गांव में रहने वाला बंदा औरतों के हक की आवाज़ उठाए, और वो इस कदर वो कहते थे कि भाई 50% से ज़्यादा औरतें हैं पाकिस्तान में, अगर औरतें काम नहीं करेंगी, औरतें जो है ना वो पढ़ेंगी नहीं, औरतें आगे नहीं निकलेंगी, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। किसी बंदे को उनकी बात समझ नहीं आती थी उस दौर में। अब तो फिर भी फेमिनिज्म का काफ़ी रवाज आ गया, ट्रेंड आ गया, लोग बात करते हैं टीवी पे और ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी एंड वॉट एवर, आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें। लेकिन ये बातें मेरे नाना जो हैं वो आज से 30 साल पहले करते थे, जब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था। उसके बाद आप देखें पॉपुलेशन कंट्रोल की वो बात करते थे। वो कहते हैं पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करो, ये फसाद की जड़ है। अब एक गांव में रहने वाला बंदा जो है वो इतना विजनरी और वो इस तरफ सोच रहा है, मतलब आप खुद सोचें कि कितने आपने ऐसे देखे होंगे गांव में रहने वाले बुजुर्ग जो ये बात करें। फिर एजुकेशन क्रेजी, मतलब इतनी ज़्यादा एजुकेशन से वो इम्प्रेस होते थे, और उनकी लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी जो थी ना वो एजुकेशन थी। वो किसी की मालो दौलत से, किसी के पैसों से, किसी के स्टेटस से, किसी के ख़ानदान से कभी इम्प्रेस नहीं हुए। वो अगर इम्प्रेस होते थे तो किसी की एजुकेशन से, किसी के मार्क्स से इम्प्रेस होते थे वो। अब देखें एक गांव में रहने वाला बंदा, मेरी सिस्टर बड़ी लायक थी और बड़े ज़्यादा मार्क्स वगैरह लिया करती थी हमेशा से। तो मेरे नाना जो है ना, अब वो गांव में चुके रहते थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपनी जो है ना भांजी को किससे कंपेयर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि गांव के लोगों का यही होगा, यार बड़ी अगर अचीवमेंट करनी है ना किसी ने, तो बेनज़ीर भुट्टो बन जाए। बेनज़ीर से ज़्यादा पढ़ा लिखा या एक प्राइम कह लें कि स्टेटस वाली औरत पाकिस्तान में आई थिंक फातिमा जना, बेनज़ीर, यहीं तक हमारी सोच जाती है ना। मेरे नाना अबू कहा करते थे कि कॉन्डोलीज़ा राइस बनना है। कॉन्डोलीज़ा राइस जो है वो उस वक्त अमेरिका की एक वज़ीर ख़ारजा होती थी जो बड़ी पढ़ी लिखी थी, और मेरे नाना वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड कि यार कितनी पढ़ी लिखी औरत है, कितनी अच्छी गल्ला कर दी है। तो वो मेरी बहन को कहते थे पुत्र किस तरह कॉन्डोलीज़ा राइस बन के खाओ। मतलब उनकी टोटल जो थिंकिंग थी, साइकोलॉजी थी, वो किसी गांव के बुजुर्ग वाली थी ही नहीं। वो टोटली डिफरेंट एक डायमेंशन में चलते थे। अब मैं आपको लेके आता हूँ जी क्या कनेक्शन है अरशद नदीम के इस गोल्ड मेडल का मेरे नाना अबू की साइकोलॉजी के साथ, उनकी फिलॉसफी के साथ। तो गाइस मेरे नाना अबू जो है ना वो जवानी के अंदर ही वॉज एन एथलीट। वो पाकिस्तान रेलवेज के अंदर मुलाजमत करते थे, और रेलवेज के जितने भी इंटरनल कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें 100 मीटर के स्प्रिंटर थे मेरे नाना। और वो माशाल्लाह से जाया करते थे नेशनल लेवल पे compete करने के लिए, जो हमारे नेशनल गेम्स होती हैं जिसमें आर्मी, वापडा, रेलवेज, सोई सदर्न गैस, फलां compete करते हैं, वहाँ तक मेरे नाना compete किया करते थे। लेकिन वहाँ पे नेशनल लेवल पे कोचेज़ ने उनको कहा कि आप कभी भी इंटरनेशनल एथलीट नहीं बन सकते, और उसकी रीज़न ये है कि आपने अपने साथ बहुत ज़्यादती की है। आप जो एक्सरसाइज करते रहे हैं, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट सिटअप्स, कि आपने इतने ज़्यादा सिटअप्स किए हैं कि आपने अपनी नीज़ का बेड़ा गर्क कर लिया, और अब आप कभी इंटरनेशनल लेवल के एथलीट नहीं बन सकते। नाउ दिस वाज एन एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग थिंग, दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर माई ग्रैंडफादर। ऑब्वियसली वो अपने आखिरी टाइम तक इस चीज़ के ऊपर डिसअपॉइंटेड रहे कि भाई वो जो एक्सरसाइज अपनी तरफ से अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते रहे, वो एक्सरसाइज ही गलत थी, उसने उनका करियर ही बर्बाद कर दिया। और वो कहते थे कि यार काश कि हमारे पास भी ग्रास रूट लेवल पे अच्छे कोचेज़ होते, अच्छे हमें ट्रेनिंग कराने वाले होते, हमें एक्सपोजर मिलता, तो हमारा भी शायद करियर ख़राब ना होता। और सिर्फ अपनी बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि मेरी तरह के कई जवान हैं जो एथलीट थे, जो कि जो है ना मेरे साथ सेटअप्स कर रहे होते थे, तो उन सब का करियर जो है ना हमने अपने हाथों से उन्होंने ख़राब किया। तो दिस इज़ वॉट लैक ऑफ फैसिलिटीज़ डज टू यू, दिस इज़ वॉट लैक ऑफ कोचिंग डज टू यू। और आप अरशद नदीम की अब एग्जाम्पल लें। अरशद नदीम
नो डाउट सुप्रीमली टैलेंटेड, देखें टैलेंट के बगैर तो कोई यहाँ तक आ नहीं सकता, तो टैलेंट उसमें था। उसने आपका नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया जब, तो 78 मीटर की थ्रो उसने रो रो के की थी, तब आपका उसने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। फिर उसके बाद ओवर द ईयर्स उसके मसल डेवलप हुए, उसने इंटरनली पाकिस्तान के अंदर बहुत ट्रेनिंग की, स्पोर्ट्स बोर्ड में वो जाके रहता था, वहाँ पे ट्रेनिंग करता था, कर करा के उसने कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो एशियन गेम्स में गया, वो सैफ गेम्स में गया, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गया, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेली। तो जो इम्प्रूवमेंट इसके दौरान आई ना, वो आई तकरीबन 78 79 से वो 84 85 मीटर तक थ्रो करने लग गया। लेकिन गाइस जो उसने अब किया है 92.97, कभी भी वो यहां तक नहीं पहुंच सकता था अगर उस पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इन्वेस्ट ना करता। वो तो उसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर फिफ्थ आके सबकी आंखें खोल दी कि भाई बगैर इन्वेस्टमेंट के अगर 5वें नंबर पे आ रहा है तो थोड़े से पैसे लगाओ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट दो, थोड़ी सी फैसिलिटीज दो, तो बंदा तो गोल्ड जीत सकता है। तब उस पर इन्वेस्ट किया गया और बंदे ने गोल्ड मेडल आपको ला के दिया। इन्वेस्ट क्या किया कि उसको साउथ अफ्रीकन कोच आपने प्रोवाइड किया, उसने साउथ अफ्रीका में जाके ट्रेनिंग की, उसने उसको एक वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से एक स्पॉन्सरशिप भी मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गया, उसकी वजह से उसका फायदा हुआ, तो वो आज यहाँ तक पहुँच गया। ये होती है इंपॉर्टेंस कोचिंग की। अगर आपको फैसिलिटीज ना मिले, अगर आपको कोचिंग ना मिले, यू आर नथिंग। और अभी भी अरशद नदीम अब तो वो एक सेंसेशन बन गया है और हर बंदा उसके साथ अपना नाम जोड़ रहा है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक की बात थी कि उसके पास एक जेवलिन लेने के पैसे नहीं थे। दिस न्यूज़ इज सर्कुलेटिंग इन द मीडिया। आप देखें ना कि इंडिया का जो स्टार है नीरज, इंडिया ने उसको 150 जेवलिन लेके दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और आप अपने बंदे को एक भी नहीं लेके दे सक रहे। तो देखें ना, फिर आपने जो पुश देनी है अपने एथलीट्स को, आप वो नहीं दे रहे, तो कैसे आपके बंदे जाके मेडल्स लेके आएंगे भाई? ये तो वंस इन अ ब्लू मून ही है कि कोई अरशद नदीम निकले और जाके कारनामा कर दे। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखें जी, मेरे नाना जो है ना, वो चूंकि खुद एथलीट रहे थे, उनको एथलेटिक्स में और ओवरऑल ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत शौकीन थे और बहुत देखा करते थे वो बैठ के ना। तो जब शुरू में ओलंपिक स्टार्ट होते थे और ओपनिंग सेरेमनी में जो पाकिस्तान का कॉन्वॉय आता था ना, उसको देख के वो दिल बर्दाश्ता हो जाते थे। वो कहते यार 25 करोड़ हमारी अवाम है और 25 एथलीट नहीं जा रहे हमारे, मतलब एटलीस्ट जो है ना 25 करोड़ में से 25 तो चले जाएं, 25 गेम्स में तो पार्टिसिपेट कर लें, मतलब 7-8 जा रहे हैं। और फिर 7-8 के अंदर से भी 4 तो वाइल्ड कार्ड वाले होते हैं जिन पे मेहरबानी करके उनको बुलाया हुआ होता है खानापुरी के लिए, पहली हीट में ही आखिरी नंबर पे आके बाहर हो जाते हैं। फिर इसी तरह वो कहते थे कि एटलीस्ट यार मेडल ना जीतो, कंपीट तो करो, कोई 3-4 हीट्स के अंदर क्वालिफाई तो करो, हमें पता चले कि हमारा भी कोई बंदा गया हुआ है, एटलीस्ट हमें देखने का मौका तो मिले। पहली हीट तो कोई दिखाता भी नहीं है जिसमें हमारे एथलीट्स बाहर हो जाते हैं, तो इतना ही हमारा लेवल बुरा है। और इसका वो ब्लेम करते थे क्रिकेट को। आउट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स अगर उनको एक स्पोर्ट से नफरत थी ना, तो वो थी क्रिकेट। बाकी वो हर चीज एंजॉय किया करते थे। क्रिकेट से नफरत होने की ना उनकी 2 रीजंस थी। एक तो ये थी कि वो कहते थे कि ये क्रिकेट बाय चांस है, कि इसमें दुनिया का जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है वो एक दिन आके 100 करता है, तो अगले दिन हो सकता है पहली बॉल पे ही आउट हो जाए। तो ऐसी चांस वाली गेम मैं नहीं देख सकता। मैं ऐसी गेम देखना पसंद करता हूं जिसमें कोई अच्छा है तो वो ही इज ऑलवेज गुड, ठीक है। वो अगर अपने लेवल से थोड़ा नीचे भी गिरेगा तो वो फिर भी एक सर्टन लेवल तक रहेगा। दूसरा उनको क्रिकेट से मसला ये था कि क्रिकेट जो है वो आपकी पूरी लाइमलाइट ले जाती है, वो आपकी पूरी स्पॉन्सरशिप ले जाती है, आपकी पूरी कौम इसी एक गेम के पीछे लगी हुई है, और इसकी वजह से कोई अरशद नदीम नहीं आ सकता, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात 16 आने सच है कि हमारी जब तक पैसे नहीं होंगे किसी और स्पोर्ट में, किस तरह से लोग जो है ना वो उसकी तरफ मायल होंगे। तो ये बड़े वैलिड पॉइंट्स थे उनके। और आज अगर वो जिंदा होते तो उनके लिए यकीनन ये उनकी लाइफ की सबसे ज़्यादा खुशी वाले दिनों में होता, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, क्योंकि पूरी उम्र उन्होंने इस अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के लिए वेट किया है, पाकिस्तानी एथलीट के गोल्ड मेडल के लिए वेट किया है, इस कंपटीशन को देखने के लिए वेट किया है, और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख सके, वो इस दुनिया से चले गए। पर हमने वो देखा है, हमने वो देखा है और हमने उसको एक्सपीरियंस किया और हमने उसको इंजॉय किया, और अब आ गया है हमारा पे बैक करने का टाइम। देखिए अरशद नदीम ने जो करना था उसने कर दिया है, उसने A स्टार लेके अपना एग्जाम पास किया, अब एग्जाम हमारा है।
हम कैसे इस बंदे को पे बैक करेंगे? उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि हम नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि उसको 10 करोड़ देने का ऐलान कर दिया और शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने इसको आइडेंटिफाई किया और बैक किया। बुलशिट यार, बुलशिट। 10 करोड़ इज पीनट्स इन फ्रंट ऑफ हिज अचीवमेंट। आप देखें तो सही, 100 करोड़ भी कम है, 100 करोड़ भी कम है भाई। अगले बंदे ने हम ऐसी अचीवमेंट की है जिसको हम पैसों में नहीं तोल सकते, उसको सोने में तोलना चाहिए। उस बंदे को लिटरली सर पे बिठा लेना चाहिए, उस बंदे ने वो काम करके दिया है। हमें उसको इतना नवाजना चाहिए, हमें उसको इतना उठाना चाहिए, हमें उसकी सक्सेस को इतना सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान का हर यंग एथलीट अरशद नदीम बनना चाहे, उसको आइडलाइज करे। अभी हम ये नहीं कर रहे। एक दफा उसको पैसे वैसे दे के भूल जाएं, ये ही डजंट डिजर्व दिस, ही डिजर्व्स बेटर देन दैट। हमें उसके मुजस्मे बनाने चाहिए हर शहर में, हमें उसके नाम से हर बड़े सिटी में अकेडमीज बनानी चाहिए, हमें उसके नाम से एक नेशनल फंड बनाना चाहिए जिससे कि हर डिजर्विंग एथलीट पे इन्वेस्टमेंट हो। तभी आपको अगले अरशद नदीम मिलेंगे और तभी आप उसकी अचीवमेंट से इंसाफ कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर यही चलता रहेगा कि कोई वंस इन अ ब्लू मून आए और एक मेडल आपको दे दे और उसके बाद फिर आप 32 साल तक बैठे रहें। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो आज की। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइज प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। और अगली वीडियो तक के लिए